कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। इंतज़ार में होंगे कि बिहार सरकार कब पात्रता परीक्षा लेती है। तो चलिए, हम लोगों का जो काम है वो हम लोग काम करते हैं। और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व को जानेंगे जिसके बारे में जानना हर एक लाइब्रेरी प्रोफेशंस के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे सन 1892 की। दक्षिण भारत के एक ऐसे छोटे गांव की जहां सीता लक्ष्मी और रामामृत अय्यर अपने गांव सियाली में रहते थे। ये एक छोटा सा परिवार था जिसमें रामामृत अय्यर पूजा पाठ का काम करते थे। समय मिलता था तो खेतीबाड़ी का भी काम कर लिया करते थे। सीता लक्ष्मी एक कुशल गृहिणी थी। इन लोगों का जीवन सही तरीके से चल रहा था। अगस्त 1892 की बात है जब इनके परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। दिन था 9 अगस्त 1892 का। इस 9 अगस्त को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। पिता रामामृत अय्यर और माता सीता लक्ष्मी, ये दोनों ही काफ़ी खुश थे अपने इस छोटे बालक को पाकर। लेकिन इनके परिवार में ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही इस बालक के पिता का साया उनके ऊपर से उठ चुका था। ये 1898 की बात है। ये बालक जो आज दुनिया में एस.आर. रंगनाथन के नाम से जाने जाते हैं, इन बालक के सर से पिता का साया उठ चुका था। उस समय उनके पिता की आयु सिर्फ 30 साल की थी। ये काफ़ी अपने अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से। आगे चलकर इस बालक की शिक्षा दीक्षा इनके माता ने करवाया। ये अपने बच्चे से काफ़ी प्रभावित थी। एक बार जब यह अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, बच्चा किताब में उलझा हुआ था। माँ पूछती है, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा कहता है, माँ मुझसे किताबें बातें कर रही है, मैं किताब की बातों को सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। माँ समझ गई यह बच्चा निश्चित रूप से आगे चलकर अपना नाम रोशन करेगा। पिता के देहांत के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों के द्वारा, रिश्ते के चाचा के द्वारा बच्चे का नामांकन स्कूल में करवाया गया।
स्कूल में जब उनका नामांकन कराया जाता है, उस समय स्कूल में उनसे जब उनकी जन्म तिथि पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो उनके रिश्तेदार उस समय उनका डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 लिखवाते हैं। और यही 12 अगस्त 1892 आगे चलकर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्मतिथि बन जाता है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का पहले, अब तो धीरे धीरे सभी लोग रियल डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, लेकिन पहले से सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ प्रायः 2 तरीके का होता था। एक रियल डेट ऑफ बर्थ और एक जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार से रंगनाथन जी के साथ भी यही हुआ। उनका रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त, जबकि डॉक्यूमेंट्स में दिया गया डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त रह गया, और यही चलता रहा। आज हम भी उनके डेट ऑफ बर्थ के तौर पर 12 अगस्त 1892 ही लिखते हैं, और लिखना भी चाहिए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स जो कहता है वही सही है। बालक की जब उम्र जो आगे बढ़ती है, उनका इंटरेस्ट गणित विषय में अधिक होता जा रहा है, और उनको गणित विषय की समझ अधिक दिखने लगती है। समय तेज़ी से आगे निकल रहा होता है। वो 1908-9 के समय की बात है, जब वो मैट्रिक पास करते हैं, और उससे पहले ही 1907 में ही उनकी शादी हो जाती है। उस समय बहुत कम उम्र में लोगों की शादियां हुआ करती थी, और शायद यही वजह रहा होगा कि उनकी भी शादी 1907 में ही हो गई। यानी वो जब अपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उससे पहले उनकी शादी हो गई होती है। 1913-16 में वो बीए और एमए करते हैं, और यह अपना पसंदीदा विषय इसमें गणित रखते हैं, मैथमेटिक्स रखते हैं। 16 के बाद 1917 से वो टीचिंग लाइन में आते हैं। असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पर वो ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में, और वहाँ से उनका अध्ययन अध्यापन की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं। 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में वो अध्ययन अध्यापन करते हैं। 1921 से 23 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो लेक्चर के तौर पर काम करते हैं। यहाँ तक सारी बातें सामान्य तौर पे चलती रहती है। जो एक अध्यापक और छात्रों के बीच होती है, वही सामान्य गतिविधियाँ होती रहती है। यहाँ तक जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, श्याली रामामृत रंगनाथन, इनकी ज़िंदगी सामान्य तौर पे चलती रहती है। आज जिनके वजह से हम उनको याद करते हैं, उनका सफ़र 1924 से शुरू होता है, जब उन्हें ऑफ़र आता है मद्रास विश्वविद्यालय में पहले लाइब्रेरियन के तौर पे ज्वाइन करने का। थोड़ा सा मन में संशय बना रहता है, लेकिन वह मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम
पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद वहाँ के विधि व्यवस्था से, लाइब्रेरियन पोस्ट से, पुस्तकालय अध्यक्ष के कामकाज से उनकी अनभिज्ञता होने के कारण उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। गणित में सारी ज़िंदगी अभी तक उन्होंने व्यतीत की थी। हर एक चीज़ों को वो गणित की नज़रों से, मैथमेटिक्स के नज़रों से देखते थे। इस वजह से उनका थोड़ा भी मन इस पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नहीं लग रहा था। उन्होंने उस समय वहाँ के तत्कालीन प्रशासन से बात की और बात करने के बाद यह निश्चय किया गया कि आप एक बार इस लाइब्रेरियन के लिए जो योग्यता है, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए आप एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चले जाइए पढ़ने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद अगर आपको यहाँ की बातें समझ ना आई तो फिर आप हमसे बात करेंगे। हुआ भी वही। सितंबर 1924 को वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ तकरीबन 9 महीने का समय व्यतीत करने के बाद 1925 में वह वापस आए। और वापस आने के बाद पुनः वह 1944 तक उसी मद्रास यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। इस बीच उन्होंने अपनी अमिट छाप दुनिया के समक्ष छोड़ी। जितनी भी उनकी सफलताएं आज हम देख रहे हैं, इसी कालखंड की है। विश्व ने उनका लोहा माना। 1924 के बाद जब वो मद्रास विश्वविद्यालय आए तो उनकी सोचने की, समझने की शक्ति में काफ़ी परिवर्तन आया। जिस समय वो इंडिया से इंग्लैंड गए थे, उनकी सोच काफ़ी संकुचित थी। उन्होंने यहाँ देखा था कि कैसे किताबों को बंद अलमारी में बंद करके रखा जाता है। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए, वहाँ के पुस्तकालय का अध्ययन किया, अवलोकन किया, भ्रमण किया, तो उन्होंने देखा तो यहाँ तो काफ़ी परिवर्तन है, यहाँ तो काफ़ी अच्छी खुली व्यवस्था है। तो इन सारी चीज़ों को आकर के वो इंडिया में लागू करवाने का प्रयास किया और लागू करवाया। 1944 तक वे मद्रास विश्वविद्यालय से ही जुड़े रहे। 44 के समय में ही, 44 में ही वहाँ के तत्कालीन प्रशासन से, विश्वविद्यालय के प्रशासन से उनकी सही ट्यूनिंग नहीं बन पाई, जिसके कारण से उन्होंने उस विश्वविद्यालय को छोड़कर देश के अन्य विश्वविद्यालय से जुड़ना प्रारंभ किया और 1945 से 47 तक सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किए। 1947 से 54 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में वह प्राध्यापक के तौर पर कार्य किए और 54 से फिर 57 तक
इसमें भी अनेक कहानियाँ हैं कि 54 में उनकी बातें शायद प्रशासन को वो सही तरीके से नहीं समझा पाए। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात है, जिसमें वहाँ के लोगों ने उस समय कहा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में डीडीसी का प्रयोग होना चाहिए, और शायद यही कुछ वजह रही होगी जो फिर उनका ध्यान यहाँ से थोड़ा बहुत हटा, और वो फिर 1954 से 57 तक ज्यूरिख, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ वो चले गए शोध और लेखन कार्य करने के लिए। 57 के बाद वो एक बार फिर से भारत वापस आए, और 1959 तक 1959 तक वो फिर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जुड़ गए। वहाँ के पुस्तकालय को सही करने के लिए, सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। समय तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। यह समय है 1962 का, जब वो बेंगलोर में परलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, और जीवन पर्यंत तक वो इससे जुड़े रहे, इसके प्रमुख बने रहे। यह केंद्र जो वो स्थापित किए, वो इंडियन एस्थेटिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किए थे, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। वहाँ के बाद इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए भारत सरकार ने 1965 में इन्हें पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि दी थी 1965 में। धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य गिरते जा रही थी, और 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में ही उनकी 80 साल की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। उनके जब हम पूरे जीवन काल को देखते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से खास करके BLIS के लेवल में जब हम बात करें तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब 1935 में ही उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि दी थी 1935 में। आज़ादी के ठीक बाद 1948 में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी, और फिर 1957 में भारत सरकार ने, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था इनके कार्यों को देखते हुए। और एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पीटबर्ग ने, जो कि अमेरिका में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटबर्ग ने 1964 में 64 में इन्हें डीलिट की उपाधि से फिर से एक बार सम्मानित किया था। ये
ILA के भी अध्यक्ष रहे थे। ILA के ये अध्यक्ष 1944 से 53 के बीच में रहे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी ऐसे काम किए जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ आज तक भविष्य में भी उन्हें याद करते रहेगी। उनके सम्मान में ही डाक टिकट जारी किया गया था और यह डाक टिकट उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में 1992 में जारी किया गया था ये डाक टिकट। एक और चीज़ें जो हैं जो उनके जीवन से काफ़ी संबंधित हैं, काफ़ी चर्चा किया जाता है, वह है कि इनके जन्मदिन को हम लोग कब से पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो यह साल है 1984 का, 1984 का। 1984 से हम उनके जन्मदिन को अर्थात 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, लाइब्रेरियंस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। एक और बातें जो अक्सर कही जाती है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग कहते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किसने कहा? तो ये मॉरिस गेयर ने 1948 में कहा था। 1948 में ही मॉरिस गेयर के द्वारा कहा गया था कि ये भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। उनके कहने का ये था कि उस समय जो डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस में जो योगदान दिया था, लाइब्रेरी साइंस को जो वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था, उनके पढ़ाने का तरीका, शोध करने का तरीका लाइब्रेरी साइंस को इस ऊंचाई पर ले गए, जिसके कारण उन्होंने, मॉरिस गेयर ने उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा था, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा था। यूँ तो डॉक्टर रंगनाथन अपने जीवन काल में काफ़ी अधिक पुस्तकें लिखी, 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, 2000 से अधिक रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिखे। लेकिन जब हम अध्ययन के दृष्टि से, खास करके BLIS लेवल की अध्ययन की दृष्टि से अगर हम लोग अध्ययन करना चाहें तो कुछ पुस्तकों के बारे में हमें जानना आवश्यक होगा। वो कुछ पुस्तकें इस प्रकार से होंगी। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि उनकी पहली लिखी हुई पुस्तक है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था? 1931 में आया था। आने से तात्पर्य है उनका प्रकाशन कब हुआ था? तो उनका प्रकाशन 1931 में किया गया था। यह लगभग हर एक लाइब्रेरी प्रोफेशन को जानना ज़रूरी है और लगभग सभी जानते भी हैं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। दूसरी उनकी जो काफ़ी फेमस बुक रही है, जो पुस्तकालय विज्ञान के परिदृश्य को काफ़ी बदल दिया, वह उनकी पुस्तक है कोलन क्लासिफिकेशन, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। 1933 कोलन क्लासिफिकेशन। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। जितने भी BLIS करने वाले लोग हैं उन सभी को पता है CCC के बारे में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड।
यह आया था 1934 में। हम आपको कहते भी हैं कि CC फिर CCC, CC 33 और CCC 34, 2C 33 और CCC 3C हो गया तो एक साल और बढ़ गया 34। ये डेट आप याद रखेंगे। अक्सर जो ध्यान नहीं देते हैं वो CC और CCC में अंतर कर जाते हैं 33, 34 में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2C है तो 33 और अगर 3C है तो 34, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 34 और CC 33। ये तीनों बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग जानते समझते हैं। एक और बुक है जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी हम बाद में करते हैं। तो ये 3 बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, कोलन क्लासिफिकेशन 1933, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934। अगर चौथे बुक की बात करें तो इसमें चौथे बुक आ जाता है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। यह बुक 1935 में आया था। अगला 1937 में बुक जो आया था वो प्रोग्लेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बुक है। इसको आपको ईयर वाइज भी अरेंज करने को रह सकता है ना, कि कौन सी बुक पहले आई कौन सी बाद में आई। तो ये प्रोग्लेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह 1937 में आया था। और जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वह बुक 1938 में आया था, जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की चर्चा, कि थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में डॉक्टर रंगनाथन ने ये कहा था वो कहा था। तो ये बुक जो है यह भी आपको अगर क्रम से समझने के लिए और याद करने की अगर हम बात करें तो 4 बुक का अगर हम लोग नाम लें तो 4 बुक में आ जाता है। पहले आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, कोलन क्लासिफिकेशन 1933, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 और चौथा बुक का अगर हम नाम लें तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो कि आया था 1938 में। आगे 1951 में 2-3 बुक उनकी आई थी, जैसे लाइब्रेरी मैनुअल, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये 1951 में आया था। हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में आया था। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1966 में। और कैनन के बारे में आप पढ़े थे, उसमें कैनन आप जानते हैं कि कैनन कई कैनन हैं, जिसमें से एक कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। यह 1969 में इसके बारे में उन्होंने बताया था, 1969 में। तो इस तरह से कुछ प्रमुख बुक उनकी हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इस आज के सेशन को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। इसमें से आपको 2 बुक के बारे में एक बार हम थोड़ा सा बता दें, और जैसे कोलन क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इस दोनों बुक का आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहा। आप चाहें तो अपने कमेंट सेशन में भी लिख करके भेज सकते हैं कि इस बुक का एडिशन कब कब आया, कौन सा एडिशन कब कब आया, अभी लेटेस्ट एडिशन हमारा कौन सा है, कोलन क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का। तो चलिए इसी होमवर्क के साथ आप कमेंट सेक्शन में इस सब चीज़ को लिखें, मेंशन करें। और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को पढ़ना है। हर एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। हम तो इससे पहले भी आपसे कहे थे कि डॉक्टर SR रंगनाथन पे बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने कहा है, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के द्वारा कहा गया कि सर सभी लोगों का कहने का बताने का तरीका अलग अलग है, तो हमें लगा कि चलो आज हम लोग कुछ ऑडियो के तौर पर
आप लोगों से जुड़ें, आप लोग इसे ध्यान से सुनें, समझें, नोट करें और इनकी इस कहानी को जब आपको लगे कि नहीं मुझे समझ में आ गया है तो आप किसी और को सुनाइए। और जहाँ पर आप जब अटकते हैं किसी बात को बताने में तो फिर उस बिंदु पे जा कर के फिर से आप उसको देखें। जब इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी फिर हम लोग गहराई से आगे इसको और विस्तार देंगे। तो चलिए आज के लिए इस चीज़ को हम इतना ही रखते हैं। कोई नई बातें, कोई छूटी हुई बातें अगर हो तो आप उनको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।